फोटो दे दो। जिला रक्षा पिए ड्राइवर तो भाई हाँ जी जय श्री राम। आलिया जी जो मैं आपको बता रही हूँ के कांटेक्ट में है, आप उनको कॉल करके जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। थैंक यू सो मच। आ चुके हैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ हमारे चीफ गेस्ट का यहाँ पहुँचने पर स्वागत। एमपीडी बाल भवन के छोटे छोटे बच्चों द्वारा चीफ गेस्ट महोदय का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत। और इसके साथ ही अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश दीप प्रज्वलन के साथ किया जाए। उसके लिए और अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं हम सभी, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं और इस भव्य इवेंट का शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती के चरणों में शत शत नमन। आइए सर आइए। आपसे अनुरोध के अपना स्थान ग्रहण करें। Once again, I and Honorable Anil Rathod ji from the member HSC PCR, and I again once again welcome all the supervisors, all the teachers from Education Department and Police Department, Labor Department, and CWC member chairpersons and all the advocates. Heartiest welcome to all of you. A very good morning once again to all of you. I welcome the new morning with a smile on the faces. Pray in the mind and good thoughts in the heart. So आज का जो event है हमारा, उसके लिए the main motto in our heart should be in raising the child. I have lost my mind but found my soul. इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम का श्री गणेश करेंगे और रिस्पेक्टेड
सुमन मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम का स्टार्ट करें और हमारे चीफ गेस्ट का वेलकम करें। जोरदार तालियों के साथ सुमन मैम का स्वागत। थैंक यू ईशा मैम। सबसे पहले हे माँ सरस्वती, हम सब अब तेरी वंदना करते हैं। हे माँ शारदे, तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। मैं इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ यहाँ पे आप सबका दिल की गहराइयों से आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। पूरे डीसीपी यूनिट की तरफ से चाइल्ड राइट्स पे जो आज हमारा प्रोग्राम है उसमें आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करती हूँ। और सबसे बीच में वो कहते हैं ना, किसी भी प्रोग्राम को जब चार चांद तभी लगते हैं जब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हो। तो मैं उसी के साथ पूरी दिल की गहराई और सभी की कत्तल धर्मी तालियों के साथ पायल मैम एनसीपीसीआर से जो आए उनका स्वागत करते हैं। सबकी तरफ से एससीपीसीआर से हमारे माननीय अनिल लाठर जी सदस्य आए हैं, उनका दिल की गहराइयों के साथ तालियों की कत्तल ध्वनियों के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उन्हीं के साथ हमारे प्रदीप जी एज ए फैकल्टी आपको थोड़ा जे एक्सेस रिलेटेड जो बच्चों के चाइल्ड राइट है उन पे अवेयर करेंगे, उनका भी दिल की गहराइयों के साथ यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच में, क्योंकि देखो हमने जिला स्तर पर भी काम करना है, हमारे बीच में हमारा बच्चों से रिलेटेड जो भी निर्णय है हमने हमारे चेयरमैन जी को बच्चे प्रोड्यूस करने हैं और उन्हीं के साथ मिलके, चाहे वो जेजेबी है चाहे वो सीडब्ल्यूसी है, उन्हीं के साथ हमने घुल मिलके सहयोग से प्यार से आगे बच्चों का जो बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो मैं माननीय चेयरमैन सर का यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ चंद्रप्रकाश जी का भी अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ जो आज का ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, इसको बढ़ाने के लिए हम जो है समय समय पे फैकल्टी का और जो हमारे माननीय सदस्य एनसीपीसीआर और एचसीपीसीआर से जो आए हैं हमें मार्गदर्शन भी करेंगे और किसी की कोई क्वेरीज भी होगी हमारी वो क्वेरीज भी दूर होगी, क्योंकि हमने पूरे भविष्य में सभी बच्चों का बेहतर भविष्य करने के लिए कार्य करना है और एक दूसरे डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ सहयोग है। यहाँ पर उपस्थित मैडम सभी CDPOs आई हुई हैं, सभी सुपरवाइजर्स हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस से हैं, मीडिया प्रभारी जो आए हैं मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ DPRO सर की तरफ से। और सभी संस्थाएं, हम सबने मिलकर आपस में काम करना है, तो पूरे जोश के साथ और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ हम अपना कार्य निर्वाह करते आ रहे हैं, वही हमें करना है आगे के, यही आशा मैं आप सबसे करती हूँ। कुछ अगर छोटी मोटी गलतियां हो तो उसको क्षमा करें और आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं मैम से बोलती हूँ कि फ्लावर पोट वगैरह दे के सभी का स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीच। और इसके साथ ही सुमन मैम से अनुरोध करूंगी कि एक हमारे सुमन मैम आपसे अनुरोध है कि आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट पायल मैम को एक बुके देकर जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत अभिनंदन करें। सुमन मैम प्लीज। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। हमारे बीच में बुके आ चुके हैं, फ्लावर पॉट्स आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि जैसे हरे हरे प्लांट्स हैं ये, इसी तरह से सब जगह हरियाली छाई रहेगी, सबके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा। सुमन मैम से अनुरोध कि मैम जोरदार तालियां एक बार बजती रहें आज के समारोह के लिए, हमारे चीफ गेस्ट के लिए, कार्यक्रम के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए, प्यारे बच्चों के लिए जिसके लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। So once again, heartiest welcome to today's chief guest, Honorable Payal Ma'am, Anil Lathar ji, प्रदीप सर एंड चंद्र सर जी। बहुत बहुत यहाँ पर उसने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सुमन मैम आपसे अनुरोध है कि बुके देके मैम का स्वागत करें। जोरदार तालियों की गुनगुनाहट से हमारा आज का प्रांगण महकता रहे, सब तरफ हरियाली रहे, सब तरफ खुशियां रहे। थैंक यू सो मच।
इसके साथ ही मैं चंद्र प्रकाश जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट अनिल लाठर जी को एक बुके देके उनका स्वागत करें, प्लांट देके उनका स्वागत करें। तालियां जोर से बजती रहे तो हॉल हंसता मुस्कुराता गूंजता सा नजर आता है। रेखा मैम, आपसे अनुरोध है कि दीपिका मैम को प्लांट देके आज का मैम के सूट की तरह आज का प्लांट हरियाली ही हरियाली, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। ओके, प्रदीप सर जी को एक प्लांट देकर चंद्र सर जी प्लांट देते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू। फोटो सेशन चलता रहेंगे और हमारा आज का कार्यक्रम, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करिए मैम। तो कहते हैं इसी तरह से पथ पर चलता रहूंगा, चलने में माहिर हो जाऊंगा, मंजिल मिले या ना मिले एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। मेरे जीवन का यही कोट है जिसको मैं नॉर्मली सभी जगह पे ये बोलती हूँ। जो हमारी इस तरह की गतिविधियां हैं, जो ये कार्यक्रम है, वो हमारे जीवन में हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, उसको पाने में हमारा सहयोग देते हैं। और इसी तरह इसी जज्बे के साथ इस तरह के कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, WCT डिपार्टमेंट द्वारा और हम सभी इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं और इसमें चार चांद लगाते रहते हैं। अपने जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज कम होती है और इस तरह के कार्यक्रम में हम सभी नॉलेज को गेन करते हैं और उनको अपने जीवन में आगे लेकर जाते हैं। आज की जो ये हमारी कॉन्फ्रेंस है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन की चाइल्ड राइट्स इश्यूज, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, जस्टिस एंड पोस्को एक्ट। बच्चों की सुरक्षा, कानूनी सहायता और गोपनीयता, विशेष न्यायालय, मानसिक स्थिति का ध्यान और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन, ये कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे आज इसके कार्यक्रम में। जो कर्म को समझते हैं, धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। जो कर्म को समझते हैं, धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तो इन्हीं कुछ खास मुद्दों के ऊपर आज की इस गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए हम कार्यक्रम का आगे लेके जाते हैं। और इसके साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी, फोन मेरा है, मैं उनको सेंड करने कर रहा हूँ। व्हाट्सएप का नंबर आपका, व्हाट्सएप का मेरा व्हाट्सएप। रिस्पेक्टेड चीफ, जरूरी है ना। नमस्कार, मैं पायल शर्मा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से इस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब यहाँ से बहुत अच्छा गेन करके जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं या नहीं भी पता, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि NCPCR जो है 2005 CPCR एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। ये अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करता है। मुझे महिला शक्ति बहुत ज़्यादा देख रही है यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है देख के कि बहुत अच्छा है, चाइल्ड राइट्स के लिए हमारे मेल और फीमेल इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम सबका जो मकसद है वो एक ही है, चाइल्ड राइट्स, तो हम सभी एक ही मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अपने परिवार और अपने परिवार के बच्चों के लिए तो हम सभी काम करते हैं, लेकिन ये वैसे बच्चे हैं
जो CNCP कैटेगरी में आते हैं। CNCP आप लोगों को बताना मैं ठीक नहीं समझती, बिकॉज एवरीबडी अवेयर अबाउट द CNCP क्या है एज पर द JJR। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि NCPCR ने पिछले 6 महीने से कुछ उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, जैसे कि हमने 26,000 अराउंड ग्रीवेंसेस का एड्रेस किया है, निष्पादन किया है, और चाइल्ड लेबर में हमने अराउंड 3,000 के बच्चे रेस्क्यू किए हैं, 2,000 बच्चे एजुकेशन एजुकेशन के साथ मेन स्ट्रीम किए हुए हैं, और एक शुगर बोर्ड्स का मोटिवेशन इनिशिएटिव लिया गया है NCPCR द्वारा। हेल्थ से कोई है हमारे यहाँ पर इसी समय मीटिंग में? हेल्थ से क्या शुगर बोर्ड के बारे में कोई जानता है? शुगर बोर्ड्स के बारे में, शुगर बोर्ड्स एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि स्कूल प्रिंसिपल्स को अपने स्कूल में इंस्टॉल करवाना है, जिसको हमारे PM साहब ने भी अपने मन की बात में अभी उसका उल्लेख किया था। उस शुगर बोर्ड्स का इसीलिए ही हमने इंस्टॉलेशन करवाना है, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली लिखा जाता है कि बच्चे को कितना चीनी का सेवन करना चाहिए, कितना ऑयल उसके साथ कंज्यूम उसको करना चाहिए। तो वो शुगर बोर्ड ये दर्शाता है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इस चीज़ का स्टार्ट नहीं हुआ है तो काइंडली मैं आपको बता दूंगी, उसका लेटर वगैरह शेयर कर दूंगी। तो जो भी स्कूल प्रिंसिपल्स हैं हमारे साथ, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन से। Madam, I am from DIET and I will be sending this message to all the school heads. Okay, you have already done that thing. I will be sending. I have not done it so far. Okay, that is okay. तो ये था शुगर बोर्ड का जो हमारा अभी इनिशियल स्टेज पे हमने किया है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इसके बाद हम DTF का भी रिव्यू करेंगे, और आप लोगों से सभी से आशा है कि प्लीज़ थोड़ा सा अपना 20-30% अपना पार्टिसिपेशन दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी आए हुए हैं, मैं तो हुई हूँ, मेरे साथ जो भी हैं, मैं अनिल सर से इतने सारी मीटिंग्स की हैं, मैं उनसे इतना कुछ सीख रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक सिंसियरिटी के साथ आप यहाँ पर जो भी सेक्शंस, जो भी चीज़ें बोली जाएं उसको बहुत सिंसियरिटी से सुनिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज हमारी सबसे बड़ी कमी रहती है कि हमारे पास पेन और नोटबुक्स नहीं होती हैं, उसकी वजह से भी हम चीज़ें नहीं लिख पाते हैं। तो प्लीज़ वो सेक्शंस को नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज आप सभी अधिकारी हैं जो कि CNCP बच्चों के लिए काम करते हैं। CNCP के लिए आपका सेक्शंस का जानना, आपके लिए एक्ट का जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अनिल सर तो खैर एकदम डेप्थ में नॉलेज रखते हैं, उनसे मैं भी कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ऑलवेज कैरी या डायरी एंड पेन कि ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप बैठे हों तो ज़रूर अपने सेक्शंस, अपनी जितनी भी डिटेल्स हो चाइल्ड राइट से रिलेटेड लिखिएगा। मेनली तो यही कहना था, बाकी जब मेरा सेशन आएगा उसमें और क्लियरली और डिटेल में हम बात करेंगे। बाकी वेलकम टू यू ऑल, और ऑल द बेस्ट फॉर आपका अपकमिंग जितने भी सेशंस होंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Payal ma'am. Such a motivational and very sweet speech from you. और तालियों की जोरदार तालियों के साथ मैम का हम थैंकफुल करेंगे। जितनी जोर से तालियां होंगी उतने ही जोर से हमारे दिल से भावनाएं निकलेंगी, तो उन्हीं भावनाओं के साथ एक बार जोर से तालियों के साथ मैम का थैंक्स। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट अनिल सर जी को, मेंबर हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सर आपसे अनुरोध है कि आप हमें और गाइड करें और इसके बारे में दिशा निर्देश दें। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। पोडियम काफी ऊपर कर दिया। ओके, थोड़ा सा सर जी पहुंच चुके हैं। सर का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, अपने अपने विभाग के, उन सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि विषय मेरे को दिया गया है, पूर्व में पायल जी ने कहा कि विद सेक्शंस अनिल जी आपके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मेरा जो विषय है वो सेक्शन से हटके है। भविष्य में या पूर्व में जो लोग मेरे साथ रहे हैं उन लोगों को इस बात की जानकारी भी है, पूर्व में इस प्रकार की जानकारी आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। सेक्शंस की जहाँ तक बात आती है तो प्रदीप जी यहाँ रिसोर्स पर्सन के नाते बैठे हुए हैं, तो वो पॉक्सो एक्ट के जितने भी सेक्शंस होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मेरे को जो विषय दिया गया है वो विषय है एम्पावरिंग टीचर्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स।
building a safe environment powering teachers, children and parents. अब जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, शिक्षक और अभिभावक, क्या शिक्षक भी अभिभावक का रोल नहीं निभाते हैं? निभाते हैं ना। तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू। एक तरफ शिक्षक हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, आपके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या आप लोग शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अभिभावक, उनके माता पिता के रूप में, उनके दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में, अन्य सभी रिलेशंस, वो भी शिक्षक हैं बच्चों के अंदर संस्कार डालें। संस्कार दो तरह के हैं, संस्कार शिक्षा के संस्कार डालते हैं शिक्षक, और बाकी जो संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो सब माँ बाप अभिभावक के रूप में अपने बच्चे के अंदर समाहित करते हैं। इन्हीं चीज़ों पर आगे बढ़ते हुए जब हम बातचीत करेंगे कि कैसे इसको एम्पावर किया जाए, देखिए कुछ कोट्स में आपके बीच में रखूंगा, साथ के साथ कुछ बातें रखूंगा। इसमें लिखने का कुछ नहीं है, लेकिन इसको अपने अंदर समाहित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ मातृ शक्ति भी बैठी हुई है, अकेली शक्ति भी बैठी हुई है। मातृशक्ति जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं कि मेरा बच्चा कैसा हो, मेरा बच्चा समाज में कैसा उदाहरण पेश करेगा, मेरा बच्चा कैसा व्यवहार समाज के अंदर करेगा, मेरा बच्चा जो अपने मुख से शब्दों का यूज करेगा तो वह कैसा, किस प्रकार के शब्दों का यूज करेगा। मेरा बच्चा जब समाज में जाए तो मेरे द्वारा जो उसके अंदर संस्कार दिए गए हैं उनका वो चित्रण करेगा, क्योंकि उस चित्रण से ही उस बच्चे के चरित्र के साथ साथ उस माँ बाप के चरित्र का भी, उस परिवार के चरित्र का भी पदार्पण या उस चीज को समाज के समक्ष रखा जाता है। बच्चे को देखकर ही ये तय करा जाता है कि इस बच्चे के अंदर जो संस्कार है, जो बच्चा जिन शब्दों का यूज कर रहा है, बच्चे का जो व्यवहार है, उससे चित्रण होता है कि उसके माँ बाप या उसका परिवार कैसा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी बातचीत हम जारी रखेंगे। विषय आता है कि एम्पावरिंग। टीचर्स बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करें, एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करें कि बच्चे के अंदर इस प्रकार का भय ना हो कि जो टीचर्स ने मुझे काम दिया, मैं घर जाके जो काम करने जा रहा हूँ और जो काम मैं नहीं कर पाया, तो उसके अंदर किसी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए कि वो आके टीचर से उसके बारे में कोई डिस्कस ना कर सके। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो जब वापस क्लास के अंदर आए और वो आपके साथ किसी प्रकार की क्वेश्चनिंग करे तो बड़े इजी स्वभाव में खेलते खेलते आपको उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को बताना है। उससे क्या होगा, एक तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जो बॉन्डिंग होती है टीचर्स के बीच और बच्चे के बीच के अंदर की जो बॉन्डिंग है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो बॉन्डिंग, और उस बॉन्डिंग के थ्रू जो उस बच्चे के आने वाले समय में भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि बच्चे का विकास एक पौधे की तरह है। जब पौधा लगाया जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा ही हमने एक पेड़ इकट्ठा किया उसको पहले से फल आएगा, नहीं होता ऐसा। या हम एक बड़ा पेड़ लेके आए, हमने उसको गमले में लगाया और गमले में लगाने के बाद बस वो अपने आप ग्रो करता रहेगा और आने वाले समय वो फल देगा और फल तोड़ के हम खा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। स्टार्टिंग में जिस तरह पौधे को हम बीज रोपते हैं और बीज रोपने के बाद उसके बाद उसमें खाद बीज का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हम बच्चे का भी लगातार विकास, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका विकास घर से होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे के समक्ष माहौल कैसा हो, बच्चे के अंदर विचार कैसे जाए, बच्चे के अंदर संस्कार कैसे जाए, बच्चा क्या देखे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें ही तय करना होगा कि हम शिक्षक के नाते बच्चे के अंदर जो शिक्षा के गुण हैं वो खेल खेल में उसके अंदर पैदा करें। कई बार बच्चा बचपने में कुछ गलतियां नहीं करता है, वह एक्चुअल में वो गलतियां नहीं करता, वो उसका बचपन है। जो शब्द यूज करते हैं अटकेलियां, वो उस बच्चे की अटकेलियां हैं। हम उस समय पर करते क्या है कि उस बच्चे की जो वो इस प्रकार का बचपना दिखा रहा है या जो अटकेलियां कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको दबाव से रोकने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उसको चांटा लगा दिया, उसके लिए उसको डंडा लगा दिया, या उसके लिए
उसको हमने कहा कि भी ठीक है, तो आप इस प्रकार की माहौल आपने खराब कर रखा, आप बाहर खड़े हो जाएं और ऊपर हाथ खड़े करके खड़े हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि पेड़ जब बड़ा होता है तो उसमें जो गंदे पत्ते आते हैं तो हम क्या उसको तलवार से काटते हैं? नहीं काटते ना, बड़े हाथ से केयर करके उसको पत्ते को तोड़ते हैं, उसके अंदर जो नुक्स आया उसको दूर किया जाता है। तो हमें ये ध्यान करना होगा कि बच्चे के अंदर इस प्रकार की जब कभी कोई बातचीत आ जाती है तो उसको जब हमें लगता है कि भी ये हमारी नजर में गलत है लेकिन बच्चे को इस बारे में जानकारी नहीं है, और एक ऐसा समय भी है जिस समय आप बच्चे को समझाने की कोशिश करोगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, लेकिन खेल के रूप में उस खेल में ही आप ये बताएंगे कि भी ये चीज गलत है तो बच्चा उसको जल्दी प्रैक्टिकली मानेगा। तो हमें बच्चे के जो विकास करना है उसमें कहीं भी किसी भी जगह एक समय है, उसका जो शैशव काल है, शिशु काल है, उस समय में जो बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसमें बड़ा ध्यान रखना होगा कि बच्चे के साथ किसी प्रकार की बातचीत ऐसी जो बच्चे के जीवन को या बच्चे के जो जिस टाइम उसको कुछ बहुत कुछ ग्रहण करना है वो ऐसा कुछ गलत ग्रहण ना करे कि भविष्य में वो उसका जीवन का एक पार्ट बन जाए। ये ध्यान करना है। दूसरा, माता पिता घर के अंदर माहौल ऐसा बना के रखें कि बच्चे के अंदर जो एग्रेसिव बना आता है कहां से आता है? बाहर से तो नहीं आता, घर से ही आता है। माँ का रूप माँ बन के ही रहे। आजकल हम क्या कहते हैं, किसी को बताते हैं कि नहीं आपकी जो माँ है ना वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। नहीं भाई, दोस्त नहीं है, वो माँ ही है। जब से हमने उसको दोस्त मान लिया या जब से हमने उसके साथ दोस्ती कर ली, वही कारण है कि आज हम अपने स्कूलों के अंदर फादर्स डे और मदर्स डे बनाते हैं कि जिस दिन हमने मदर डे बनाया उस दिन वो मेरी माँ होगी, बाकी दिन वो मेरी माँ नहीं है। मानते हो क्या? या एक ही दिन के लिए माँ बनना होता है ना? तो वही फादर्स डे के लिए भी है कि भी आज जब हम फादर्स डे बना रहे हैं तो हमारे पिता आज के दिन हमारे पिता हैं। जैसे ही रात को 12 बजे फादर्स डे गया, वही अब हम दोस्ती नहीं, मैं नहीं मानता। और ये सच्चाई भी है। जब पूर्व में पीछे भूतकाल में जाएंगे तो हम सब लोग जो हमारे माता पिता होते थे कभी दोस्त तो नहीं रहे। हम अपनी माँ को माँ कह के पुकारते थे, आज मम्मी भी कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों के अंदर आदत डाली जाए तो माँ शब्द का ही यूज करें, क्योंकि उससे माँ और बच्चे के बीच जो बॉन्डिंग है वो बनी रहती है। जो भावना बच्चे के अंदर आप माँ को लेके या अपने अभिभावकों को लेके उस बच्चे के अंदर पैदा करना चाहते हो, जब वो इन शब्दों का यूज करेगा तो उसके अंदर वो चीजें वास्तव में अपने आप ही बन जाएंगी। लगातार जब हम बातचीत करते हैं तो एक स्लोगन टाइप जो सुनने में आया, लगातार हमने भी सुना, आपके समय भी आप सुनते रहेंगे। कहा जाता है कि माता को माता नहीं हो सकती, पूत कपूत हो सकता है ना? लेकिन हमने यहाँ इसको ना समझने में बड़ा छोटा सा रूप ले लिया इसका। पूत, हमने इसको डिसाइड कर लिया कि पुत्र ही कपूत हो सकता है। यहाँ जो पूत शब्द है वो दोनों ही है। वो हमारी बच्ची भी है, वो हमारी बेटिया भी है और हमारा बेटा भी है। माता, अब ये शब्द सिर्फ मेरी माँ के लिए ही नहीं है। माता, वैसे तो माँ कहते हैं, माता शब्द किससे बना? ये माता और पिता के जोड़ से ही बनाया गया। माँ का माँ और पिता का ता। तो जो माता के लिए कहा जाता है कि माता कभी को माता नहीं हो सकती, उसके अंदर ये माता और पिता दोनों ही समाहित है। एक चीज और ध्यान में करनी होगी कि जितना अच्छा हम अपने बच्चों के समक्ष करके दिखाएंगे उतना ही अच्छा, उससे भी ज्यादा बढ़िया हमारे बच्चे हमारे समक्ष करके दिखाएंगे। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अभिभावक के रूप में
जब सफलता प्राप्त होती है तो बच्चों को ज्ञान देती है, लेकिन जब बच्चे सफल होते हैं तो वो माता पिता और अभिभावकों को गौरव प्रदान करते हैं। तो हम हमारे बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार पैदा करें, हमारे बच्चों के अंदर बात बात में ऐसी बातचीत पैदा करें, उनको बताएं कि मेरे शब्द कैसे हों, मेरे शब्द मेरे रहें, मेरे शब्द मेरे कब रहेंगे? वो जब रहेंगे जब मेरे द्वारा, मेरे मुखावरण से निकले हुए शब्दों से सामने बैठा हुआ व्यक्ति या सामने बैठा हुआ समाज का कोई भी नागरिक उनसे दुखी ना हो, उससे उसको कोई कष्ट ना हो। हम ऐसे शब्दों का यूज करें। मेरे शब्द मेरे तभी रह पाएंगे जब मैं अच्छे शब्दों का और सम्मानित शब्दों का यूज करूं, क्योंकि अक्सर हम वही देखना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं। इन चीजों का हमें साथ साथ की ध्यान करना होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा विषय रहता है कि भाई एक बॉन्डिंग पिता की, अभिभावक और में माता पिता की, टीचर की और बच्चे की, ये तीनों की बॉन्डिंग होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षक ने जो स्कूल के अंदर सिखाया, अब वो ये नहीं है कि जो स्कूल में सिखा दिया बच्चा उसको आसानी से वहीं कर लेगा या फिर घर आके नहीं करेगा तो भी हो जाएगा। उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी घर पे आ जाती है माँ बाप की, माता पिता के आ जाते हैं अभिभावक के रूप में, कि जो बच्चे को शिक्षा के रूप में संस्कार गुरुओं ने स्कूल के अंदर दिए, वो जब घर आके करे तो उनकी मॉनिटरिंग घर पे उनके माता पिता के रूप में, माँ या पिता, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करें कि मेरा बच्चा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा समय वो अपने माता पिता के पास ही गुजारता है और उसमें से भी सबसे ज्यादा समय माँ के पास। घर में हर तरह की परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के बीच हमें यह भी तय करना होगा कि किन परिस्थितियों में हमारा बच्चा, जब हमारी इस प्रकार की बातचीत चल रही है, कोई भी परिवार के नाते बातचीत चल रही है, हो सकता है कि उस सिनारियो में वो बातचीत आपकी बड़े होने के नाते सही है, बट उस समय हमारा बच्चा हमारे पास ना हो, क्योंकि बच्चे को अपना जीवन भी जीना है, उसके साथ साथ आपका भी ख्याल रखना है, आपके समाज का भी ख्याल रखना, अपने देश का, अपने प्रदेश का, सबका भी ध्यान रखना है। क्योंकि 3 शब्दों का मकसद, 4 शब्दों का अक्सर बच्चों के बीच में 4 शब्दों को रखता हूं: चिंता, चिंतन, चित्रण और चरित्र। चिंता का विषय आप लोगों का है, और वो जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है तब से ही वो चिंता स्टार्ट हो जाती है, वो समय के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। लक्ष्य निर्धारण करने में आप लोग माता पिता के रूप में और शिक्षक के रूप में आप लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है, और उसमें उनकी मॉनिटरिंग करना आपका सही है। टीचर समय से उनके माँ बाप को ये बताएं कि आपके बच्चे के अंदर ग्रो करने में ये दिक्कत आ रही है, इसको ऐसे ग्रो किया जा सकता है। माता पिता ये बताएं कि बच्चे को स्कूल के अंदर ये दिक्कत आ रही है कि टीचर्स से बातचीत करें, कि इस बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो इसमें आप इस बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। जब आप दोनों लोग उस बच्चे को एम्पावर करने में लगेंगे, तो मेरा मानना है कि जो भी आप लोगों ने मिलके, गुरु ने शिक्षक के रूप में और माता पिता ने अभिभावक के रूप में उस बच्चे के लक्ष्य निर्धारित किए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चा अपने लक्ष्य को ना छू पाए। हमारे बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है कि मेरा बच्चा 99% मेरे बच्चे के आएंगे, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कई बार 99% लेने वाला बच्चा भी 80% नंबर लेने वाले बच्चे के समकक्ष नहीं हो पाता। अकेला सिर्फ एजुकेशन लेना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ शिक्षा के साथ संस्कार होना भी जरूरी है, जिनको हमने खो दिया। हम अपने संस्कारों को आगे ट्रांसफर भी नहीं कर रहे, ट्रांसफर कर लें, क्योंकि समय ऐसा आएगा कि जो हमने सोचा है वो हमारे बच्चे हमारे साथ ना करें। बहुत जरूरी है कि आपको आपके माँ बाप ने जो दिया वो आप आगे भी दें, क्योंकि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में लगे हैं, आप टीचर्स हैं, आप प्रोफेसर हैं,
आप जब अपने जैसे प्रोफेसर, अपने जैसे टीचर्स ही पैदा नहीं करेंगे तो देश, समाज और आपका परिवार कैसे विकास करेगा? वहां भी तो हम ट्रांसफर ही कर रहे हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं। तो आत्मविश्वास का माहौल, चाहे वो अभिभावकों की तरफ से हो, चाहे शिक्षक की तरफ से हो, उन दोनों को मिलके ही सिक्के के दो पहलू के रूप में आपको ये मानना पड़ेगा कि जो सिक्का है वो सिक्का आपका बच्चा है। समान रूप से दोनों ही पहलू पर आपको वर्क करना होगा, तभी वो सिक्का खड़ा हो सकता है, वह सिक्का चलने लायक होगा, अदरवाइज वो खोटा सिक्का होगा। अब आप ये तय करें कि वो सिक्का मेरे को खोटा सिक्का चाहिए या वैसे ही चमकता रहे और ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहे और उस पैसे की वैल्यू बढ़े, उस सिक्के की वैल्यू। सिक्के की वैल्यू तभी बढ़ती है ना जब तक वो दोनों तरफ से साफ सुथरा है। अगर एक साइड से उसकी वैल्यू घटेगी, एक साइड से वो सही नहीं है, तो मार्केट में कोई नहीं लेता। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं ऐसा ही व्यवहार कर लेता हूं, ठीक है। वो आने वाले समय में आपका बच्चा व्यवहार को देख लेगा उसका व्यवहार करता है। तो हम ये तय करें कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास इतना आत्मविश्वास डाल दें कि उसके अंदर भय नाम की चीज ही ना, उसके अंदर सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा का माहौल उसका एक ही काम है, चिंतन। चिंतन की चीज अक्सर हम बात करते हैं, लगातार बातचीत करते हैं कि गुड टच, बैड टच, बहुत जोर लगाते हैं, बताते हैं बच्चा क्या जरूरत, एक ही चीज पर बात करें ना, नो टच। हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि बच्चे की जिज्ञासा हो जाती है कि मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे शिक्षक ने इस चीज को यूं क्यों कहा कि ये बैड टच है। जब उसकी सर्चिंग में जाता है, जब उसके अंदर वो जिज्ञासा पैदा होती है, तो कई बार नेगेटिव चीजें भी सामने आती हैं और गलत चीज की तरफ तो हम बड़े हैं, वो तो छोटे बच्चे, वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो नोटिस पे ही ज्यादा हम ध्यान देंगे। बचपन को खेलने दें, बचपन को खेलने दें, तभी उसका विकास होगा। स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? बच्चा जब घर से आया है, अच्छी बात है कि वो नहा के आए। अब टीचर्स का तो वही देखना पड़ता है कि वो नहा के आए, लेकिन उसको नहला के कौन भेजेगा? माता पिता। उसकी कंघी अच्छी तरह से हो, वो ब्रश करके जाए, उसके नाखून बड़े ना हो। ये जो चिंता है, ये सारी चिंता घर में जब हम स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को, ये सारी चिंता माँ बाप को उनके अभिभावक के रूप में करनी होती है। लेकिन जब इसका अगला पार्ट आ जाता है, जब स्कूल के अंदर एंटर कर जाता है, स्कूल के अंदर एंटर करने के बाद उस बच्चे का व्यवहार कैसा हो, उस बच्चे का व्यवहार कैसा है, कोई नई चीज, कोई नई डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आपको लगती है और आपको लगता है कि शायद ये जो इसका व्यवहार है, एक पता लग जाता है बच्चे से कि वो बच्चा ये व्यवहार बचपने में कर रहा है या वो जानबूझ के कर रहा है। फर्स्टली आप उसके माँ बाप के साथ इस बारे में बातचीत करें, और माँ बाप का भी फर्ज बन जाता है कि जब टीचर आपके बच्चे के बारे में कोई बात बताता है, तो आज का जो सिनेरियो वो ये नहीं टीचर गलत है। जब से हमने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि गुरु गलत है, तब ही सारी चीजें गलत होनी स्टार्ट हुई। हम उसमें मदद करें ना टीचर्स की, कि उस बच्चे के अंदर कोई चीज अगर इस प्रकार की हो रही है, वो डेवलप हो रही है, तो उस चीज को कैसे बांटनी है। और फिर हम घर में रह के ये तय करें कि खेल खेल में उस बच्चे के जो व्यवहार में जो चीज चल रही है, क्योंकि बचपन में अक्सर आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब कोई हरकत करने लग जाता है, कोई नई चीज सीखता है, तो लगातार उसकी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही आपको डिस्टर्ब करोगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे, तो अचानक वो चीज गायब भी हो जाती है, क्योंकि वो डेवलपमेंट है। तो उसमें आप मदद करें, तब बच्चा भी एम्पावर होगा, आप लोग भी एम्पावर होंगे, एनवायरनमेंट ऐसा बनेगा कि उसका एम्पावर किया जा सके। बच्चा, हम कहते हैं कि मेरा बड़ा बच्चा हो गया, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, ये हमारे से उल्टा बोलता है,
या फिर इसका जो व्यवहार है वो घर में या अपने गुरुओं के प्रति अच्छा नहीं, उसका कारण है वो बच्चा ऐसा ही होता देख रहा है। हम गुस्से में घर में बच्चे के सामने बहुत सी चीजें गलत बोलते हैं, वो आम स्वभाव में होती है, बच्चा उसको पकड़ लेता है, वही चीज यूज करता है घर, उसको भी लगता है कि ऐसा करने से, उसने देखा कि ऐसा करने से ये माहौल पैदा हुआ, तो वो वैसा ही यूज करेगा। तो बच्चे को उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा दूर हिम्मत हो रहा तो हर बात मुमकिन है, और बदलने वाले तो कमान से लिखी तीर बदल देते हैं, ऐसे हैं हमारे अनिल सर जी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर द मोटिवेशनल स्पीच ऑन बिल्डिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, एम्पावरिंग टीचर्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं सुमन मैम को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आए। सम्मानित मंच को नमन करते हुए हमारे बीच में कुछ हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में अभी बीच में आए थे, जिनकी स्वागत प्रक्रिया हमारे बीच में रह गई थी, तो मैं क्षमा चाहूंगी इसके लिए, बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। तो सबसे पहले हम उनका एक बार स्वागत करते हैं। दिल की गहराइयों के साथ मांगे राम जी सदस्य SCPCR से हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। इन्हीं के साथ हमें चांदना जी JJB मेंबर हमारे बीच में आए हैं, साथ ही नमना मैम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर करमवीर यादव जी, मैं आपका भी तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करती हूँ। अजय सर प्लेस ऑफ सेफ्टी से, MDD से नाथ सर, और श्रद्धानंद से राजेंद्र जी, आप सबका मैं, और सविता राणा मैम PPO मैम, सभी CDPO सुपरवाइजर। अगर फिर भी कोई रहता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। BDPO मेंबर्स, सभी CCI मेंबर्स और CWC मेंबर्स, सुपरवाइजर, CDPO, टीचर्स, BDPO, सरपंच साहब, आप सभी को मेरा यहाँ तहे दिल से स्वागत है। अब हम कार्यक्रम की आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Suman ma'am. Once again, we welcome you all. We welcome you all. एक बार जोरदार तालियों के लिए साथ अपने लिए तालियां बजा दीजिए, और आपकी सभी उपस्थिति यहाँ पर आए हैं उन सबके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगी CWC चेयरपर्सन JJ बोर्ड, ओके, उमेश चावला जी से रिक्वेस्ट करूंगी जी कि मांगे राम सर को एक बुके देके उनके स्वागत करें। CWC चेयरमैन चंद्र प्रकाश जी से अनुरोध करूंगी कि वो नमना मैम जी को एक बुके देके उनका स्वागत करें। ASI नमना हैदराबाद। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे, वंदे मातरम। CWC मेंबर थैंक यू। वंदे, सभी अभिनंदन, सभी का स्वागत। मैं प्रदीप कुमार, एडवोकेट नाउ, रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट, आपके साथ पॉक्सो
Protection of Children from Sexual Offences Act and Juvenile Justice Care and Protection Act पर चर्चा करेंगे। आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि हम सभी के बहुत अच्छे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में प्रावधानित हैं और उन्हीं के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A में हम सभी के दायित्व भी हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में हैं। हमारा जितना भी प्रशासन है, चाहे वो सिविल चाहे वो पुलिस, वो सबका सब हमारे लिए दो चीजों को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 1 जीवन, लाइफ। जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। लाइफ सर्वाइवल यदि है तो उसके साथ साथ सेकंड थिंग जो प्रोटेक्ट करता है सारा एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट लॉ, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को। कोई और तीसरी चीज नहीं है हमारे हाथ में जिसको कि हम संगठित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाते हैं। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए हैं, दायित्व भी दिए हैं। हम सबकी ड्यूटी है और उससे पहले हम सभी अपने फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए इधर से उधर चलते हैं, परंतु जो ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को पूरा करने के लिए हम उनसे अपने कदम पीछे की तरफ खींचते हैं। मीनिंग देयर बाय वी आर क्लेमिंग our fundamental rights, but we are hiding, concealing ourselves from fulfilling our fundamental duties. पूछेगा क्योंकि कल भी मेरा DTF का जहाँ पे रिव्यू था, मैंने उनको कहा कि अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा, that is okay. आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि अब नहीं समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसलिए मैंने प्रीवियस में भी आपको ये चीज बोला था कि थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, कभी कभी कुछ होगा तो डेफिनेटली हम उसका आंसर कर सकेंगे। SJPU से कौन है यहाँ पर? कोई है SJPU यूनिट? SJPU पुलिस ऑफिसर्स सारे वहां गए। अच्छा, कोई जानता तो है ना आप में से? CWC हो गया, ASTU है। आप DTF के भी मेंबर हैं, आपको पता है? आप DTF के मेंबर क्यों बने हैं उसमें बताइए जरा। मैम, हमारा DTF टीम का एक जो रोल होता है मैम, वो बहुत ही बच्चों को लेकर बहुत ही अहम रोल है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अपना एक रोल है कि हमारा जो यूनिट है वो स्पेसिफिक बच्चों के लिए इसलिए खड़ा किया है कि जितना भी हमारा चाइल्ड लेबर है, बच्चा है या मतलब विक्टिम बच्चा है, उसको हम किस प्रकार से न्याय दिला पाएं और किस तरह से इस तरह के उपाय किए जाएं कि इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं इसे बच्चों को हम दूर कर पाएं। और आप लोगों के सहयोग से बेस्ट हम आपके मार्गदर्शन में, SPCR के मार्गदर्शन में जो नई अमेंडमेंट्स हैं, बच्चों के रूल्स हैं, कानून है, उनको जितनी भी अमेंडमेंट हुई उनको फॉलो करते हुए इसको जो हमारे इस तरह के बच्चे हैं इनको मुख्य धारा से समाज में जोड़ें और इनके भविष्य के लिए एक परफेक्टली काम करेंगे।
थैंक यू सो मच। लीगली इनका क्या रोल है, कोई और बताएगा? मैम ने तो बहुत अच्छे से अपना डिफाइन किया है, स्पेसिफिक मैं चाह रही थी मतलब पॉइंट टू पॉइंट जिसे बोलते हैं। मैं ना हमेशा से पॉइंटर्स पे काम करती हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जे एक्ट है, 112 सेक्शंस हैं, 10 चैप्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें है, और एक प्रिंसिपल है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, उसमें कुछ सेक्शंस ही हो जाए इंपॉर्टेंट तो वही बहुत है। ऐसा लगता है कि एक राम का नाम पढ़ लिया तो पूरी रामायण पढ़ ली। ऐसा बता सकते हैं कि लीगली ASTU क्यों इसमें है? CWC वाई DTF एज ए मेंबर इन DTF, मतलब क्यों है DTF में ASTU क्यों मेंबर है? कुड यू प्लीज टेल मी, एनीवन, एनीबॉडी? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसलिए है कि कोई भी बच्चा जो आपका बाहर से आया हुआ है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, इन्वॉल्व होगा ही, कवर ही होगा। तो ये एक बहुत छोटी सी बात थी, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ASTU DTF का पार्ट ही इसीलिए है कि जब कोई बच्चा, चाहे वो बैगर्स है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो पॉक्सो विक्टिम है, वेदर इट इज कोई भी एनी कैटेगरी कम्स अंडर द ये CNCP, वो ट्रैफिकिंग हो सकता है। ASTU का भाग, ASTU हमें DTF में एज ए मेंबर क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चा ट्रैफिकिंग हुआ है, उसमें ट्रैफिकिंग के ITPA के जो भी समूचे सेक्शंस होते हैं, मुझे सेक्शंस अभी नहीं पता लेकिन इतना पता है कि ITPA है हमारा, उसके तहत जो भी कार्रवाई की जाएगी, धाराएं लगी जाएंगी, इसलिए हमें ASTU की जरूरत है वहां पर। तो जब भी ऐसी कोई बात हो तो एट लीस्ट आप अपना कम से कम रोल डिफाइन करने के लिए यू कैन से इजीली कंफर्ट, मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंटली आप अगर अपनी बात कह सकें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ठीक है, जितने भी लोग हैं नहीं अगर पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आज के बाद प्लीज ये चीज नहीं कहिएगा आपको क्यों नहीं पता। और हमारे थोड़ा सा हाँ सर, और राइट करिए सर। चाइल्ड लेबर चली जाएगी, इतनी तो बोलना आवाज वास्ते DTF के अधीन जब चाइल्ड लेबर के जो बच्चे या चाइल्ड बैगिंग में जिन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, रेस्क्यू करने के बाद बहुत से डिपार्टमेंट इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है DTF के अंदर, उसी में एक ASTU अहम किरदार होता है। जब वो बच्चे पकड़े जाते हैं तो ये बच्चों के बारे में जानकारी जब हमें मिलती है कि ये बच्चा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ इंडिया का कोई बच्चा है, जैसे अब हम बातचीत करते हैं रोहिंग्या की, जब हम बातचीत करते हैं बांग्लादेशी, जब हम बातचीत करते हैं नेपाल से कोई व्यक्ति आता है और व्यक्ति अपने साथ 20 से 30 बच्चों को लेके आए और उनको आके यहाँ चाइल्ड लेबर में लगा देता है, विभिन्न दुकानों पे छोड़ दिया, कहीं काम करने के लिए छोड़ दिया, और लास्ट टाइम जब उसको महीने में पैसे लेने होते तो वो सब वहीं से कलेक्ट करता है और उन बच्चों के घर के अकाउंट में या उनके घर वालों के पास कुछ पैसा डाल देता है। जब इस प्रकार के बच्चे रेस्क्यू कर लिए जाते हैं और हमें जानकारी हो जाती है तो वहां ASTU महत्वपूर्ण किरदार है। वो करता क्या है? वो उन बच्चों के माँ बाप को ढूंढेगा, क्योंकि ASTU अकेला आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्क नहीं करता, वो पूरे स्टेट और पूरे भारतवर्ष पे ही इसकी वर्किंग होती है। बहुत जल्द उस बच्चे के बारे में जो जानकारियां हमें लेनी होती हैं, उन बच्चे को रेस्क्यू करके रिहेबिलिटेशन उन बच्चों का करना होता है। उसका जो रिहेबिलिटेशन का पार्ट है, उस रिहेबिलिटेशन के पार्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ साथ ASTU का भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए ASTU को साथ में रखना जरूरी है। ASTU ही एक ऐसी एजेंसी है जो उस बच्चे को वहां तक पहुंचा सकती है, उस बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकती है। लेकिन वो वर्क कहां करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ DTF के अधीन ही वर्क करेगी। चाइल्ड लेबर का जब वर्क स्टार्ट होता है तो वो DTF के अधीन ही स्टार्ट होता है। इसमें साथ में पायल जी एक चीज और एडजस्ट कर देता हूं, जब NGOs की बात आती है, NGO बैठे हैं यहाँ एंड उठाइए एक बार अपने हाथ उठाइए, कौन कौन बैठे हैं। आप लोग जब चाइल्ड लेबर का वर्क करते हैं तो पर्सनली कभी भी चाइल्ड लेबर का वर्क आपको नहीं करना। आपका जो NGOs का वर्क है वो वर्क सिर्फ इतना ही है कि जो हॉटस्पॉट जहां पर चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड बैगिंग है, उसकी जानकारी इकट्ठी करनी, उसकी जानकारी DTF को देना
फिर उसके बाद डीटीएफ उसको वेरीफाई करके जब वो चीजें वेरीफाई हो जाती है, वो कंप्लेंट इंश्योर हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि ये कंप्लेंट है, उस पे फिर डीटीएफ का वर्क स्टार्ट होता है और उसी में एक पार्ट एएसटीयू भी है। आगे बात पायल जी। तो मैं प्रॉपर आपको चाइल्ड लेबर का तो डिटेल नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ उसके सेक्शंस हो गए, कुछ कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम उससे अवेयर नहीं हैं, तो मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। डीटीएफ की तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपको पीपीटी दे जाऊंगी, आपको मिल जाएगा। चाइल्ड लेबर से कितने लोग वाकिफ हैं कि चाइल्ड लेबर नाम की कोई चीज होती है? ऑल आर अवेयर? एंड एडोलेसेंट लेबर? हाँ दीजिए। ओके, क्या समझ आता है व्हाट इज एडोलेसेंट? समझ आता है? पढ़े लिखे लोग हैं आप, एडोलेसेंट तो समझ आता होगा। एजुकेशन पार्ट ज्यादा है हमारे साथ। ऑर्गेनाइजेशन, क्या एनजीओज में नहीं हाथ खड़ा करेंगे एडोलेसेंट के लिए? व्हाई यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड्स? ना आपको पता है ना एडोलेसेंट? मैं आपसे पूछूंगी बिकॉज मेरे को पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, मेरे को खुद ही नहीं अंदर से वो होता स्पार्क। आप डेफिनेशन क्लियर करेंगे सर? वो लास्ट में आपसे नहीं, जितना पता मैं उतना पता। हाँ जी, जितना नॉलेज है जितना पता। बताइए बताइए। जो एडोलेसेंट लेबर है मैम, वो जो सिर्फ एडोलेसेंट की परिभाषा बताइए। 15 से 18 के बीच में चाइल्ड है जो, उसको बोलते हैं मैम। परफेक्ट। और उसमें जो हम बड़े बड़े जैसे सेलर है या कोई मशीनरी में काम करते हैं, तो तब उस परिस्थिति में उन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। या उनसे ज्यादा टाइम 12 घंटे काम लिया जा रहा है, 10 घंटे काम लिया जा रहा है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, उनके लिए 1-1.5 घंटे का रेस्ट होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैम उसमें देखिए। एडोलेसेंट लेटर चाइल्ड की जब बातचीत हो रही है, लेबर की बातचीत हो रही है, तो हो सकता है कि उनसे कहने में थोड़ी गलती रही हो। इन्होंने बताया 15 to 18 नहीं, जैसे ही उसने 14 ईयर्स टच कर लिया तो वो एडोलेसेंट के ही अंदर ही आएगा। 14 से 18 हाँ, वो आपके 15 तो एक चीज और जानकारी देना चाहूंगी। ये जो एडोलेसेंट की कैटेगरी आई है 2016 में, जो सीएलपीआर एक्ट में आई है, तो अब ये पॉक्सो में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है एडोलेसेंट वर्ड। ये एडोलेसेंट की परिभाषा को लेकर ही लेबर एक्ट आया। एडोलेसेंट इससे पहले कहीं पर भी डिफाइंड नहीं था, बिकॉज वो समझते थे 0 से 18, जैसे हमारा जेजे एक्ट है ही है 0 to 18 को कवर करता है। तो एडोलेसेंट की जो डेफिनेशन है ये सीआरपीआर ने ही, मतलब सीआरपीआर एक्ट ने ही इंट्रोड्यूस करवाई है टू ऑल द स्टेक होल्डर्स जो कि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ओके, एजुकेशन से हमारा कितना पार्ट है हमारे पास? एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल या जो अभी बात हुई थी ना, प्रिंसिपल्स हैं कोई स्कूल के, ये टीचर्स हैं मैम? टीचर्स हैं। आई एम हाँ, यू आर लाइक टू, आपने बता दिया, बट हाँ आई वांटेड टू नो कि पार्टिसिपेंट्स में अगर कोई प्रिंसिपल्स है, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो स्कूल से हैं वो लोग हाथ खड़ा करें एक बार। आप तो ज्यादा खड़े हो गए, सर ने बोल दिया, मतलब हमारी बात नहीं समझ आ रही थी या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? ऐसा नहीं कीजिए यार, ऐसे फेस पे तो इंसल्ट मत कीजिए कि समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ही एक मुझे लगता है बहुत सॉफ्टली आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, आपका मतलब आपके साथ बन के आप ही की बनकर ही बात कर रही हूँ, तो प्लीज रिस्पॉन्स थोड़ा सा जेन्युइनली दीजिएगा। एक्चुअली जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं या स्कूल्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सर मेनली तो आपका ही है, डीटीएफ में एक पार्ट हमारे डीओ भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। सर पता भी है, सर डीटीएफ के पार्ट भी हैं। कितनों को ये पता है कि रूल 2B2 नाम का कुछ होता है सर? आर यू अवेयर दैट सेक्शन? नो। आपने क्या पोस्ट बताया अपना? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डाइट में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड। समझ गए सर, समझ गए। हाँ ठीक है, फिर आपको किसी को नहीं अवगत होगा, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो रूल 2B2 है, ये हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट के रूल्स में जो 1988 रूल्स है, अगर कोई अपना गूगल करना चाहेगा उसको ओपन कर सकता है। जो रूल 2B2 है वो ये कहता है कि स्कूल्स कितने हैं सर इस डिस्ट्रिक्ट में? इस डिस्ट्रिक्ट में 754 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 754, नियरली 683 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो एफिलिएटेड हैं, मान्यता प्राप्त। ओके, तो सर डीओ साहब के साथ मिलके ये आपको कल परसों में कार्रवाई करनी होगी। ये नोटिफिकेशन लेबर डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट जाएगा। जितने भी आपके 754 हाँ जितने भी स्कूल्स हैं उनके स्कूल प्रिंसिपल्स को एक नोटिफिकेशन जारी होगा
रूल 2B2 ये कहता है कि यदि कोई बच्चा 30 दिन से ज्यादा अगर अनुपस्थित है स्कूल में, तो उसकी जानकारी स्कूल प्रिंसिपल, डीटीएफ या लेबर डिपार्टमेंट को देगा, या लेबर इंस्पेक्टर्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के उनको देगा, नहीं तो डीटीएफ हेड हैं जो उनको देगा। मतलब लेबर डिपार्टमेंट तक वो इंफॉर्मेशन देनी अनिवार्य है। पहला स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा कि जितने भी अब आपके पास ड्रॉप आउट हैं, ड्रॉप आउट आते हैं yes. और आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, जो ड्रॉप आउट की श्रेणी है वो रूल 2B2 में ही काउंट होती है। हमारे पास अब एनसीपीसीआर में, क्योंकि देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, काफी सारी चीजें होती हैं, हमें पता भी नहीं होता और इस तरीके से जानकारी भी नहीं मिल पाती है, और जब हम लेने जाते हैं तब भी थोड़ा सा अपना एक वो दिखा देते हैं कि नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी अब ये चीज स्टार्ट की है कि रूल 2B2 के तहत जितने ड्रॉप आउट हैं, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी मीटिंग्स की थी, कंडक्ट की हैं, रिव्यू की हैं, उसमें रूल 2B2 के तहत ड्रॉप आउट की लिस्ट मंगवानी शुरू कर दी है, और उसमें हमारे पास स्कूल प्रिंसिपल्स का ही लैकुना आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो लैकुना है वो स्कूल प्रिंसिपल्स की तरफ से ही है। और अगर स्कूल प्रिंसिपल्स ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो अपने डीटीएफ मेंबर्स को और अपने लेबर डिपार्टमेंट को, तो वो भी दे आर आल्सो वॉलेटिंग द 2B2 एज पर द CRPRA एक्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जैसे स्कूल प्रिंसिपल्स की या टीचर्स की ये होती है, जैसे सर ने बताया कि सेक्शन 19 पॉक्सो एक्ट का ये बोलता है कि यदि कोई बच्चा इस तरीके से गुजर रहा है या विक्टिमाइज है किसी ऐसी सिचुएशन के साथ, तो स्कूल टीचर्स पर भी उतनी ही दारोमदार, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि नहीं तो सेक्शन उन पर भी लागू हो जाएगा। ये बता तो प्लीज जो आप, क्योंकि आप इस देखिए इन सब चीजों से डरने की कुछ नहीं होती है, जस्ट फेस इट। जितना आप फेस करते जाएंगे उतनी चीजें आपको समझ आती जाएंगी। मुझे ये समझ आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि उसको पता ही नहीं है, लेकिन अगर पता करवा दिया गया, लिखवा दिया गया, उसके बाद भी उसका यही रिस्पॉन्स रहता है, देन वो गिल्टी है, तब उसकी गलती हम मानेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल प्रिंसिपल्स और सर बैठे हुए हैं, स्कूल टीचर्स भी हैं, तो ये चीजें आप नोट कीजिएगा। आप अपने स्कूल प्रिंसिपल्स को अवगत करवाइएगा इस सेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब आपके स्कूल्स के अंदर जो पोक्सो कमेटीज बनी हुई है पोक्सो कमेटी, इन पोक्सो कमेटीज में यदि कोई शिकायत आ जाती है किसी बच्चे की, तो अक्सर देखने में आया है कि बहुत से स्कूल्स के अंदर जो स्कूल टीचर्स है या उस टीचर्स के द्वारा या किसी बच्चे के द्वारा कोई पोक्सो की शिकायत आई, वो आपने रजिस्टर के अंदर तो प्रॉपर लिख ली, उसके बाद उस बच्चे के सिग्नेचर भी है, वहां आप उसको ना वहीं डिस्क्लोज बंद कर देते हो आपस में बातचीत करके। नहीं, ये आपके ही अगेंस्ट क्राइम का एक पार्ट है कि आपने ये गलती करके अपनी ही नौकरी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप उसको वहां क्लोज ना करें, आप उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को जरूर दें, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अपने अपर अधिकारी को। और सबसे पहली बात तो ये है कि उस अधिकारी को ना देने की बजाय यदि आपको लगता है कि इसमें पोक्सो के रूल लागू हो रहे हैं, तो आप पुलिस प्रशासन जो SJP स्पेशल जोनल पुलिस यूनिट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिले की, उसको इस बात की जानकारी लिखित में जरूर भेजें। साथ ही साथ मैडम ने एक चीज कहा कि 30 डेज के अंदर जो ये मैक्सिमम आपको 30 डेज दिए गए, क्योंकि आपके स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि जब 5 से 7 दिन तक बच्चा नहीं आता, तो उसके बाद आपका जैसा बताना है कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं, बच्चा फिर भी नहीं आता तो नाम काट देते हैं। बट अंडर राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट हम बच्चे को शिक्षा के अधिकार से दूर नहीं कर सकते, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। इसलिए वो 5 से 7 दिन के अंदर जब आप उसका नाम काटते हैं, उससे पहले भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन DTF को दी जा सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चा कहीं चाइल्ड लेबर में, चाइल्ड बैगिंग में या अन्य किसी ऐसे वर्क में तो नहीं है जिससे उसको जो राइट्स दिए गए हैं, उसके एजुकेशन को लेके दिए गए हैं या फिर अन्य कोई अधिकार है, उनकी अनुपालना या अवमानना ना हो रही है। तो मैक्सिमम 30 डेज है। मैं क्लियर कर देता हूँ, कई बाद में ये चीज आए कि मैडम ने 30 दिन कहा था तो 30 दिन तक वेट करेंगे तो 30 दिन में आ जाए, तो ये 30 दिन वेट करेंगे, मैक्सिमम आपको दिया, मैक्सिमम 30 डेज है, आप उससे पहले कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान। ठीक है, ये तो एजुकेशन के लिए भी हो गया। और एक स्कूल प्रिंसिपल्स की और ड्यूटी आती है कि हमारा रूल 2C है, जैसे 2B2 है, ऐसे 2C भी है। उसमें बच्चों को जैसे एड एजेंसीज के लिए, मतलब एड्स के लिए,
फिल्म्स के लिए या कहीं ना कहीं कुछ प्रमोशंस के लिए बच्चों को यूज़ किया जाता है, तो उसमें स्कूल प्रिंसिपल्स क्या करते हैं कि बच्चों को अलाउड कर देते हैं। स्कूल प्रिंसिपल्स खासकर, टीचर्स भी कर देते हैं। मेरे पास ऐसा केस आया होगा, वो केस तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस किया है, ना उस केस का नाम बताऊंगी ना बता सकती, बहुत ही नामी ग्रामी कंपनी है, मतलब एक वेल फेमस जो है कंपनी है, वो इस चीज चक्कर में फंसे हुए हैं कि स्कूल प्रिंसिपल से उन्होंने 3 दिन का बच्चे को अलाउड करवा लिया कि बच्चा इस एड एजेंसी में काम करने के लिए अलाउड है, तो उसमें स्कूल प्रिंसिपल के अगेंस्ट वॉलेशन लग गया है। तो वो क्या बोलता है, वो चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताया जाता है। तो चाइल्ड आर्टिस्ट की जो इंफॉर्मेशन है, चाइल्ड आर्टिस्ट को जो कंसर्न देना है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट देगा। स्कूल प्रिंसिपल्स आर नॉट अलाउड टू गिव देम एनी कंफर्मेशन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माना डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त महोदय जी, वही परमिशन उसकी देंगे, और एक टाइम होता है, लिमिट होती है उसके टाइम की। अभी 6 महीने के लिए परमिशन दी है। अगर आपको लगता है कि 6 महीने के बाद भी उसका कुछ होना है, तो उस 6 महीने की परमिशन को भी आपको आगे रिन्यू करवाना होगा। यदि आप उपायुक्त महोदय की जानकारी के बगैर और उनको परमिशन लेने के बगैर अगर स्कूल प्रिंसिपल या मैनेजमेंट का कोई भी अधिकारी इसकी परमिशन देता है, तो एक हिसाब से क्राइम कर रहा है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है, FIR दर्ज हो सकती है। सर फिर उसमें बच्चे के वर्किंग आवर्स भी सब होता है। हाँ, वो सब होता है। हाँ, सब कुछ होता है उसमें सब होता है। वो हमारा एडोलेसेंट में भी कवर होता है, सेक्शन 7, 8, 9 करके है। 7 में हमारे टाइमिंग्स कवर होते हैं, 3 घंटा, 1 घंटे का गैप, फिर 3 घंटा, और सुबह 7 बजे से पहले नहीं, शाम के 7 बजे के बाद नहीं, वीकली हॉलीडे जो हमारा वो होता है, वही सब वो एडोलेसेंट वाले। आप एक बार अगर गो थ्रू कर लेंगे ना एक्ट को, तो पता चल जाएगा। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स ही बच्चों को यूज कर रहे हैं एज ए लेबर, एज ए बैगर, एज ए प्रमोशन, एज ए कुछ भी। कभी नोटिस किया आप लोगों ने कि पेरेंट्स ही हैंड रेज कीजिए, आती है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी आती होगी। क्या आप लोगों को पता है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती है? कितने लोगों को पता है ये बात? 75 लगाया है क्या आप लोगों ने सेक्शन? हाँ, एक्चुअली पेरेंट्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष एक बार वो प्रोड्यूस होंगे, जो भी DCPO हो गए, सोशल वर्कर हो गए, जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हो गए, ऐसी फैमिलीज के साथ, चाहे वो चाइल्ड लेबर वाली हैं, चाहे वो बेगिंग वाली हैं, ऐसी फैमिलीज के साथ बात करके एक बार 1 टाइम प्रोडक्शन करेंगे CWC के समक्ष। वो सेक्शन 14 है CRPRA एक्ट का, जो 2016 अमेंडेड एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट की बात कर रही हूँ। चाइल्ड लेबर एक्ट में सेक्शन 14 ये बोलता है रिपीटिंग ऑफेंस। रिपीटिंग ऑफेंस के लिए पेरेंट्स को ही लाइजेबल बनाया गया है कि अगर आप अपने बच्चों से ऐसी कोई कार्रवाई करवा रहे हैं या काम करवा रहे हैं और पैसा कमवा रहे हैं उनसे, तो सबसे पहले वो CWC के समक्ष प्रस्तुत होंगे। उसके बाद जो CWC है वो शपथ पत्र देगी, एक रिटर्न वार्निंग उनको देगी, उनके पास भी एक फाइल जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद वो रिपीटली अगर वही चीज दोबारा से करते हैं पेरेंट्स, तो उन पर भी आप सेक्शन 75 लगाएं, चाहे सेक्शन CRPRA एक्ट में तो 10,000 जुर्माना और साल तक की 6 महीने की सजा तक का भी प्रावधान है। मुझे भी जहाँ तक पर्सनली लगता है सर कि ये जो इवेंट है बहुत ही एक क्रूशियल इवेंट है, और जिस रास्ते पर चल पड़े उस पर है गम बढ़े, कुछ वक्त के लिए मेरे माथे पर बल पड़े। जब हम कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं तो एक बार हमें लगता है कि रास्ता बड़ा टफ है, सोचने लगे कि चलो लौट चले क्या, फिर सोचा कि निकल पड़े तो चल निकल पड़े। तो इसी मुहिम के साथ सब लोग हम आगे बढ़ेंगे। इस हमारी जो आज की मुहिम है, जो हमारी आज जानकारी प्रदान की गई है, उस सबको हम समाज में, अपने देश में, अपने शहर में, हर जगह लागू करेंगे। अगर फिर से आपसे अनुरोध है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो द हाउस इज ओपन फॉर ऑल। राइट। अगर अभी कुछ माइंड में नहीं भी आ रहा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए। यहाँ से जाने के बाद सोचिए, रात को अपने उस सारे इवेंट को दोहराइए और उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। देन यू विल गिवन द मेल ID और नंबर, आप उस पे उसको कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं। और एक दोबारा से अनुरोध है कि जिनके भी फोन्स
आपकी रिंगटोन बज रही है, उसको थोड़ा वाइब्रेशन पे कर लीजिए सो दैट द इवेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब। और इसके साथ ही मैं डाइट फैकल्टी से हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रिजेश भट्ट जी से अनुरोध करूंगी कि आए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं सर का। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को जितनी भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और इसके साथ भी मैं अपना भी परिचय दे देती हूँ, मैं ईशा, मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। सर का यहाँ पहुँचने पर बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर आपकी भी कोई क्वेरी है या कोई दिशा निर्देश है वो भी पूछ सकते हैं। Thank you, Isha ma'am. Thank you very much. Good afternoon, all of you. Once again, a warm welcome to Karnal district, all of you. Especially मैम पायल जी NCPCR से, श्री अनिल लाठर जी SCPCR से, श्री प्रदीप जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री मांगेराम जी, श्री उमेश चांदना जी CWC और JJB से यहाँ उपस्थित हैं। एंड आई हैव आल्सो गॉट टू नो दैट मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ग्राम पंचायत्स, CWCs ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स और सुपरवाइजर्स CDPOs यहाँ उपस्थित हैं। मेरे खुद के डिपार्टमेंट से बहुत सारे टीचर्स यहाँ उपस्थित हैं। आई वेलकम यू ऑल। देखिए, जब कोई क्राइम हो जाता है तो बाद की बात होती है ये जो प्रोविजंस हैं या और चीजें। सबसे पहले बात आती है कि हम कैसे तो सोसाइटी को अपनी अवेयर करें और कैसे इस चीज को रोकथाम में लाएं। अगर हम पहले से ही जागरूक हैं और रोकथाम के जो हमारे पास आयाम उपस्थित हैं, यदि हम उन्हें पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो शायद हम उस स्थिति पर जाने से बच पाएंगे जिस स्थिति में कोई अपराध या गुनाह मासूम बच्चों के साथ होता है। तो इसके लिए अगर अपराध होता है तो वो किसी भी रूप में छुपाया ना जाए, उसको नेग्लेक्ट ना किया जाए, उस पर कठोर से कठोर एक्शन जो हमारे एक्ट्स और प्रोविजंस कहते हैं उसके हिसाब से बच्चे को उचित न्याय मिले। वो न्याय मिलने की प्रक्रिया में जो प्रोविजंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं एक्ट के, वो तो उस अपराधी को दंडित करने में अमल में लाए ही जाएंगे। लेकिन पूर्ण न्याय बच्चे के साथ तब होगा जब वह दोबारा से रिहेबिलिटेट हो जाता है। उसका मानसिक तनाव, उसका जो एंजाइटी लेवल है वो खत्म होकर के वो फिर से जो है नॉर्मल लाइफ में अपना जीवन यापन पुनः दोबारा से शुरू कर सके। तो इस श्रृंखला में मैं विशेष रूप से बतलाना चाहूंगा जो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्या उसने ऑलरेडी एहतियात कर लिए हैं। मैं चाहूंगा जो सदस्यगण NCPCR से और SCPCR से हैं, करनाल जिला एजुकेशन डिपार्टमेंट उस बारे में अब तक क्या कर चुका है उसके बारे में मैं बतलाना चाहूंगा। देखिए, मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देता हूं। माय नेम इज ब्रिजेश वत्स एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शाहपुर इन करनाल डिस्ट्रिक्ट। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है हमारा करनाल जिले का। हमारा जो कार्य है वो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स को टीचर एजुकेशन प्रदान करना है। साथ ही करनाल जिले में जितने भी विद्यालय स्थित हैं उन सभी विद्यालयों का एजुकेशनल मेंटरिंग और मॉनिटरिंग करने का काम भी हमारा है। तो इस उत्तरदायित्व में NCERT और NCERT न्यू दिल्ली और SCERT हरियाणा गुरुग्राम उसके दिशा निर्देश में हमारी जो ये इंस्टीट्यूट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डाइट कह सकते हैं वो कार्य करती है। और इसके साथ ही सुमन मैम CWC मेंबर रहनी चाहिए जी। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट अनिल लाठर जी, हमारी कद्रदानी को यूं ना छुपाइए। आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो तालियां तो बजाइए। थैंक यू सो मच। सर का स्पेशल तहे दिल से धन्यवाद। ये सारा तो रिटायरमेंट का है। नहीं सर, रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यूटी का है जी। मांगेराम सर जी, आप कृपया मंच पर आइए और जोरदार तालियां दोबारा से बजती रहे। और उमेश सर, आपसे अनुरोध है कि एक बार तो समझ है नहीं। हम देना चाहते हैं पूरे
के यूनिट की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मंच का संचालन इतने अच्छे शब्दों और विचारों के साथ किया और इस कार्यक्रम को इतना सुंदर होता है। सभी का उस शेड्यूल्स में से टाइम निकालकर विद फुल एनर्जी और उत्साह के साथ हम लोग इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा अक्सर सुनते थे कि कानून बड़ा रूखा होता है, लेकिन आज बड़े अच्छे तरीके से प्रदीप जी ने, अनिल लाठर जी ने, पायल मैम ने उस कानून को हमें समझाया और आप सबके लिए जहां आप सबने तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं की, इसके लिए आपका भी धन्यवाद है। और मंच का तो धन्यवाद देना बनता ही है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। वैसे 4 चांद ईशा जी ने भी लगा दिए। 4 कम है सर, थोड़ा कम है। 25-30 बोल दूं जी? ज्यादा हो जाएगा सर, ठीक ठाक सा लगाना चाहिए। डिफरेंट बात बोलिए। वो ठीक ठाक ही बोलने थे ना जी, इसीलिए 4 चांद बोले। और आप सबको उम्मीद है कि ये सब कानून समझ में आ गए होंगे और हम लोग अपनी ओर से इसमें कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे, अनजाने में भी नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और पायल मैम, अनिल लाठर जी, मांगेराम जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, प्रदीप चीमा जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने अपने बिजी शेड्यूल में से हम सबको एक, जिसे बोलना चाहिए कि आप सबने हमें एजुकेट किया। उन सब जो बारीकियां थी कानून की, वो सब हमें समझाई। एक हमारी करनाल प्रशासन की ओर से, डीसीपीओ की ओर से एक गलती भी हुई है कि ना बोलिए सर, रिकॉर्ड हो जाएगी। निधि मैम प्लीज प्ले कर दीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you so much for gracing the event. Thank you to the chief guest. Thank you to the all the audience. Thank you for all the organizers. And I, Isha, now signing off from the stage. Thank you so much.